In this video, we will discuss the current affairs for 17th of February 2025. 17 फरवरी 2025 की कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमको पीएससी और यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में पूछी जा सकती हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला वाली, ठीक है। और ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि आप 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये तो पॉलिटिक्स है, अपने के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो काम का है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला की जो रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी? 1968 में जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर 1986 में जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई उसने भी रिकमेंड किया, और उसके बाद अभी 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी रिकमेंड किया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला को, ठीक है। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज तो हम सभी जानते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, इसको फर्स्ट लैंग्वेज बोला गया है। सेकेंड लैंग्वेज क्या है? 2 तरह की हैं। एक तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है कि कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। और जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके लिए है कि वो हिंदी या इंग्लिश को जो है अपनी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड लैंग्वेज है वो क्या है? थर्ड लैंग्वेज जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में या कि कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज जो कि मतलब उसमें सेकेंड लैंग्वेज में आपने नहीं पढ़ी है। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या है? कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर और एनी लैंग्वेज दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड लैंग्वेज। तो ये एक फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज फार्मूला, ताकि जो इंडिया की कनेक्ट डाइवर्सिटी है और यूनिटी है इन दोनों चीज़ों को एकोमोडेट किया जा सके और मेंटेन किया जा सके। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है हमारा 17, जिसमें कि हमारे मेनली जो आर्टिकल 343 और बाकी इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो जो आर्टिकल 343 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। इट सेज दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इससे रिलेटेड वो है आर्टिकल 346, ठीक है। ये किससे डील करता है? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। तो 2 स्टेट्स आपस में किस लैंग्वेज में बात करेंगे उससे डील करता है, और यूनियन और स्टेट्स जो है वो कैसे बात करेंगे इस चीज़ से डील करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 346, ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है डेट इज आर्टिकल 347। इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, द पावर हैज़ बीन गिवन टू प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो एक फैक्ट हम ये याद रखेंगे, आर्टिकल 347 जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कौन डिक्लेयर कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर को ये पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 350A। इट सेज अबाउट कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाएगी, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 350B, जिसके अंदर एक बॉडी बनाई जाएगी या ऑफिसर होगा, उसका बोला जाएगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, SOLM। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 350B है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सेक्रेड ग्रोव्स से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स आर पैचेस ऑफ वेजिटेशन प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज दैट वर्शिप देम, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट एरियाज हैं जो कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या जो लोकल लोग हैं वो उन जंगलों की पूजा करते हैं, ठीक है।
सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का कंजर्वेशन मेथड है, तो इट इज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि यथास्थिति, जैसे जहाँ पर है वहीं पर उसकी रक्षा करना। और एक दूसरी चीज होती है एक्स सीटू, मतलब कि आप उसको बाहर ले जा करके, जैसे जू में जानवरों को रखा जाए, अगर चिड़ियाघर में जानवरों को रखा जाए तो वो क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। और जैसे आप नेशनल पार्क्स बना रहे हैं या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट में ही कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो इन सीटू है। तो सेक्रेड ग्रोव्स हमारे जो हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन है। देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू रोबोटिक्स एंड एम्स दिल्ली जो है वो पहला हॉस्पिटल होगा जहां पर रोबोटिक्स सर्जरी की जाएगी, ठीक है। तो रोबोटिक्स वाला पार्ट जो है वो एमपी में कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एम्स दिल्ली, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, यहाँ पर पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू एमपी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में, इसको सीजीडी पॉलिसी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कब लाई गई, 2025 में लाई गई। इसके जरिए क्या करना है, एक तो सीएनजी के जो चेन है या व्हीकल्स के लिए सीएनजी वो इजीली अवेलेबल कराना है, दूसरा घरों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, और इसके साथ साथ पीएनजी, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई है। दूसरी अभी एक पॉलिसी लेकर के आई है एमपी गवर्नमेंट, एमपी पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पॉलिसी, ठीक है। तो जो हम लोगों के टॉपिक में है एक रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसमें ग्रिड स्टेबिलिटी नहीं होती। ग्रिड स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे आज सूर्य है तो सोलर एनर्जी मिल जाएगी, जिस दिन बारिश है या ठंड का मौसम है, कोहरा दिन है, तो उस दिन नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इसको खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, इसको पीएसपी बोला जा रहा है, पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी 2025 लेकर के आई है, जिसके अंतर्गत ये टारगेट है कि 12,000 मेगावाट जो है 12,000 मेगावाट स्टोरेज जो है व्यवस्था की जाएगी, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ग्रिड को भी एक स्टेबिलिटी मिल सके। यानी किसी दिन बारिश है, किसी दिन हवा नहीं चल रही, किसी दिन कोहरा है, तो ये जो इसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी में जो बड़ा एक डिसएडवांटेज है उसको काउंटर करने के लिए तो हमारे लिए काम का है। एक तो ये याद रखना है कि एमपी पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पॉलिसी 2025 में आई है और हमारा टारगेट कितना है, 12,000 मेगावाट है। इसके बाद जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एमपी टूरिज्म पॉलिसी। एमपी टूरिज्म पॉलिसी जो है वो अभी 2025 में मोहन यादव गवर्नमेंट ने नई चालू की है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है एक टारगेट ये लिया गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश जो है वो टूरिज्म के मामले में टॉप 5 स्टेट्स में होगा, ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स बाय 2030। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि बाय 2030 मध्य प्रदेश विल बी अमंग द टॉप 5 स्टेट्स। ये टारगेट लिया गया है एमपी टूरिज्म पॉलिसी में। और एक आपसे प्रीलिम्स में बहुत सरल सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि एमपी की नई टूरिज्म पॉलिसी कब आई है, 2025। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी दैट इज रिलेटेड टू अगेन एक्साइज पॉलिसी। अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है अपनी नई शराब नीति या एमपी एक्साइज पॉलिसी 2025 लेकर के आई है। इसके अंतर्गत एक तो ये ध्यान रखना है हमको कि 19 जगह ऐसी हैं, 19 प्लेसेस जहाँ पर शराब नहीं बिकेगी, और इनमें से 17 जो है वो होली प्लेसेस हैं। ये एक फैक्ट भी याद रखना है, ठीक है, 17 होली प्लेसेस। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि 19 होली प्लेसेस हैं, तो गलत, 17 होली प्लेसेस हैं, पवित्र जगह जहां पर शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ की गई है कि छोटे छोटे जो होटल्स हैं वहां पर बियर या बेवरेजेस बेचे जा सकते हैं, पर वैसा 10% एल्कोहल कंटेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ये ध्यान रखा गया है। इसके बाद हमारा एक इंस्टीट्यूट है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी लखनऊ, ठीक है। जिन्होंने भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी लखनऊ में है, ठीक है। देन सेकेंड एक और रिपोर्ट आई है अभी, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है, और सबसे पहली चीज़ तो हमें यही देखना है कि कौन निकालता है, ठीक है। इसको निकालता है स्टार्टअप जिनोम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है, ठीक है। इसमें पहली रैंक किसको दी गई है, फर्स्ट रैंक यूएसए को दी गई है। और इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडिया की रैंक है इसमें
नाइनटीन्थ रैंक है हमारे इंडिया का इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और एशिया में कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है, एशिया में थर्ड रैंक है। अब स्टार्टअप किसको बोला जाता है? तो सरकार के हिसाब से स्टार्टअप के लिए जो दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, एक तो कंपनी 10 साल से छोटी होनी चाहिए, 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और नई कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रीस्ट्रक्चर करके कोई अपनी नई कंपनी बना दी, 10 ईयर से कम नई कंपनी। दूसरा, उसका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद जो हमारी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में देख लेते हैं। ये किस आर्टिकल के अंदर लगता है हमारा? इट इज इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 356। इसको स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है। अनऑफिशियली इसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट जो है, आर्टिकल 356 क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि गवर्नर की रिपोर्ट आने के बाद अगर उनको लगता है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 355 इससे आता है। आर्टिकल 355 में यूनियन गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ये देखे कि सभी स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, और दूसरी चीज़ वो वहाँ पे जो है वो उनको एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन से स्टेट को बचाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आर्टिकल 355 में यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है, तो ये समझा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उस स्टेट में फेल हो गई है, और ये पर्याप्त ग्राउंड होगा कि वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक और चीज़ हमको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मणिपुर ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। मणिपुर में 11 बार लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल। तो ये एक चीज़ और याद रखेंगे। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट, ये स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसियां हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और ये हमारे किस पार्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हमारे किस पार्ट में मेंशन्ड है? ये हमारे 18th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में अभी तक प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है? मध्य प्रदेश में अभी तक प्रेसिडेंट रूल 3 बार लगा है। 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, और उसके बाद 1992 में लगा है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, एस आर बोमई का जो केस है वो प्रेसिडेंट रूल से ही रिलेटेड है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए थे कि प्रेसिडेंट रूल केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं लगा सकती है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएसए। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे यूएसए गए थे। तो एक तो एमपीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? तो प्रधानमंत्री यूएसए गए थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो हैं वो चौथे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप से इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद मिले हैं। इससे पहले कौन कौन मिल चुका है? इजराइल, जापान और जॉर्डन। इन सभी लोगों, इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिल चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारे चौथे आदमी हैं जो जा कर के वहाँ पर उनसे मुलाकात की है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है यूट्यूब का फाउंडर, यूट्यूब के फाउंडर जो हैं वो कौन कौन है? यूट्यूब इज फाउंडेड बाय चैड हर्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम, ठीक है। ये यूट्यूब बना कब था हमारा? 14 फरवरी, ठीक है, 2005। अब बहुत आसान है याद रखना यूट्यूब, ठीक है। वैलेंटाइंस डे के दिन बना था 14 फरवरी 2005 में, और इसको 2006 में गूगल ने खरीद लिया था। तो अभी पेरेंट कंपनी कौन है यूट्यूब की?
गूगल है, ठीक है। और यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने डाला था? फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ यूट्यूब वॉज मी एट जू बाई जावेद करीम। जावेद करीम जो है पाकिस्तानी है और उन्होंने वो पहला वीडियो डाला था। इसके अलावा आईपीएल 2025 का जो है शेड्यूल अनाउंस हो गया है और आईपीएल का जो ओपनिंग मैच है वो कहाँ होगा? ईडन गार्डन्स, ठीक है। तो हमारे लिए काम की चीज़ है, आईपीएल का ओपनिंग मैच ईडन गार्डन्स में होगा और ईडन गार्डन्स कहाँ है? कोलकाता में है। किसके किसके बीच में होगा? तो केकेआर वर्सेस आरसीबी, ठीक है। तो पिछले बार की विनर और पिछले बार की सबसे फिसड्डी टीम, इन दोनों के बीच में मैच होगा। आरसीबी इस बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी के जो कप्तान हैं कौन है? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार जो हैं वो आरसीबी के कप्तान हैं और ये जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से आते हैं? ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आते हैं, ठीक है। तो रजत पाटीदार हम लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हुए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।